Hello students, I'm Himanshu and I welcome you all on Hi Mentor. So students, as you know that we have completed our first chapter of class 9th. It was matter around us. Now you are demanding for the next chapter, tissue. So today in this class we are going to start with chapter tissue. So without any further delay, let's get started. तो बच्चों हम आज देखेंगे टिश्यू के बारे में, ठीक है। आप सभी टिश्यू के लिए डिमांड कर रहे थे, तो हम स्टार्ट करते हैं टिश्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चों देखेंगे टिश्यू होते क्या हैं, ठीक है। टिश्यू होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, प्लांट टिश्यू कितने तरह के होते हैं और एनिमल टिश्यू कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो हम शुरू करते हैं बच्चों टिश्यू से। टिश्यू से पहले आप सभी ने सेल के बारे में, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा होगा। आप ये जानते होंगे कि हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ सेल्स, कि हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। कुछ मल्टी सेल्युलर होते हैं तो कुछ सिंगल सेल्युलर होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, टिश्यू क्या होते हैं, जब बहुत सारे सेल या ग्रुप ऑफ सेल मिलकर, जब बहुत सारे सेल मिलकर एक सिमिलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो होता क्या है बच्चों कि जब बहुत सारे सेल मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो स्ट्रक्चर जो है वो कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे सेल मिलकर कोई एक पर्टिकुलर काम करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हम देते हैं रेस्पिरेशन का, ठीक है। अब क्या होगा हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए, क्या होगा, बहुत सारे सेल्स होंगे, एल्वेलाई होती हैं, आपको पता है कि एल्वेलाई में रेस्पिरेशन होती है, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि एल्वेलाई में बहुत सारे सेल होंगे, तो वो सेल क्या करेंगे, वो ग्रुप बना लेंगे और सेल के ग्रुप को हम बोलते हैं बच्चों टिश्यू। और वो टिश्यू जो होंगे ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन में ही हेल्प करेंगे। और जैसे हम और एग्जांपल देखें, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के टिश्यूज होंगे या सेल्स होंगे वो सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ऐसे रेस्पिरेशन के जो होंगे वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। तो टिश्यू क्या कहता है बच्चों, टिश्यू का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच टुगेदर परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। जो करेगा क्या, ग्रुप्स का सेल होता है और वो सेल्स का ग्रुप कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। अब एक चीज होती है बच्चों कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें रेस्पिरेशन भी होती है, डाइजेशन भी होता है, लेकिन उसमें टिश्यूज नहीं होते क्योंकि सिंगल सेल है। उसमें भी क्या होता है बच्चों, सारे लाइफ प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन और डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि उसमें सिंगल सेल जो होता है ना, वही ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे सेल्स होते हैं। जब बहुत सारे सेल्स होते हैं तो क्या करेंगे, बहुत सारे सेल अपना अपना काम बांट लेते हैं। कैसे बांट लेंगे, जैसे रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल होंगे, बहुत सारे सेल हैं, उन्होंने बांट लिया अपना काम कि हम सिर्फ रेस्पिरेशन करेंगे। डाइजेशन के सेल हैं, वो सिर्फ डाइजेशन करेंगे। तो बच्चों ये जो इन्होंने काम बांट लिया सेल्स ने, इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता क्या है बच्चों, सेल्स जो है ना हमारी बॉडी के, वो अपना अपना पर्टिकुलर काम बांट लेते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। लिखा है हमने कि इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर वेयर डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स टेक अप डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, जहां पर डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करें, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गए मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात। हमने देखा टिश्यू जो होता है, टिश्यू सेल्स का ग्रुप होता है जो कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। दूसरा, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे पास, एक तो सिंगल सेल्युलर और दूसरा मल्टी सेल्युलर। जो सिंगल सेल्युलर होते हैं बच्चों, उनमें सिंगल सेल होता है और वो सिंगल सेल ही सारे काम परफॉर्म करता है, ठीक है। और जो मल्टी सेल्युलर होते हैं उनमें बहुत सारे सेल होते हैं और सेल अपना काम बांट लेते हैं, और उसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। एंड एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है ना बच्चों, सिंगल सेल में
सिंगल सेल में नहीं होता है, क्योंकि सिंगल सेल है वहां पे, तो डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होगा? तो हम लिख देते हैं सिंगल सेल डू नॉट शो डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया टिश्यू की बात। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि क्या प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू या फिर प्लांट या एनिमल्स जो होते हैं वो सेम टाइप के टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू? तो इसका आंसर है बच्चों नो। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू से मिलके बने होते हैं। अब इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं, चलो वो देखते हैं। जो प्लांट होते हैं बच्चों, प्लांट के टिश्यू जो होते हैं वो ज्यादातर उसे प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। प्लांट के टिश्यू क्या करेंगे, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो सीधा खड़ा रह सके, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे कि अगर ज्यादा हाई स्पीड की एयर आए या आंधी आए तो वो गिर ना जाए। ठीक है, और अपने छोटे मोटे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो प्लांट क्या करते हैं बच्चों, दूसरा तो ये कि वो लोकोमोशन शो नहीं करते। लोकोमोशन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। ठीक है, तो जिसकी वजह से उनको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट कम होती है। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स एक तो सपोर्टिव नेचर के होते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं अपने स्टेम को, और दूसरा कि उन्हें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, टिश्यू जो है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे और उन्हें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। एनिमल्स क्या करते हैं बच्चों, लोकोमोशन शो करते हैं, तो वहां पे भी एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उन्हें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन एनिमल टिश्यू क्या करते हैं, एनिमल टिश्यू को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। ठीक है, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा है कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट टिश्यू ज्यादातर डेड होते हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू ज्यादातर डेड होते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, टिश्यू लिविंग होते हैं। एनिमल्स हैव लिविंग टिश्यूज। ठीक है, प्लांट टिश्यू डेड होते हैं और एनिमल्स के पास लिविंग टिश्यूज होते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि प्लांट जो हैं, प्लांट में ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है, कुछ ही रीजन्स तक होती है। ठीक है, एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, एनिमल्स में क्या होता है बच्चों, ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है, मतलब कंटिन्यूअसली सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, मतलब सेल्स डिवाइड कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, बॉडी में होता क्या है बच्चों, जैसे स्टमक में क्या होता है, HCl होता है। HCl की वजह से क्या होता है, जो सेल्स होते हैं स्टमक के, वो हर थर्ड टू फोर्थ डे अपने आप रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, HCl होता है, HCl क्या होता है बच्चों, एसिडिक नेचर का होता है, तो वो सेल हर तीसरे या चौथे दिन रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन प्लांट्स में बच्चों ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में जो ग्रोथ होगी वो लिमिटेड रीजन तक होगी, जैसे रूट एंड शूट, और बाकी के जो सेल्स होते हैं बच्चों वो परमानेंट में चेंज हो जाते हैं, मतलब परमानेंट टिश्यूज में चेंज हो जाते हैं। और परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं बच्चों, वो डिवाइड नहीं करते। ठीक है, तो प्लांट्स ग्रोथ में क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो सर्टेन रीजन तक ही लिमिटेड होती है, जैसे रूट में होगी और शूट में होगी। ठीक है, एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में क्या होगा, एनिमल्स में सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए स्किन है हमारी, स्किन के सेल क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद अपने आप ही रिप्लेस हो जाते हैं, न्यू सेल उनकी जगह ले लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेल्स यूनिफॉर्मली डिवाइड करते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रो करते हैं, या यूनिफॉर्मली ग्रोथ देखी जाती है एनिमल्स में। ठीक है, और अगला पॉइंट है, जो प्लांट सेल्स होते हैं ना बच्चों, प्लांट सेल, उनमें हम नॉन
डिवाइडिंग सेल और डिवाइडिंग सेल को आराम से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ट्री की बार्क है, मतलब बार्क है, तो आप देख सकते हैं कि ये सेल्स हैं, ये डिवाइडिंग करते हैं, ठीक है। वहां पे प्लांट टिश्यूज में हम पता कर सकते हैं अपने आराम से देख के अपनी आंखों से कि कौन से सेल डिवाइड करेंगे, कौन से सेल डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्लियर डिमार्केशन होती है इन डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में हम देख के नहीं बता सकते कि कौन से सेल डिविजन शो करेंगे और कौन से सेल डिविजन शो नहीं करेंगे, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल है कि बच्चों की टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स में सिंपल टिश्यू होते हैं और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है टिश्यू के एनिमल्स में। प्लांट्स के केस में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो सिंपल होगी और एनिमल्स में कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है बच्चों। हमने देखा प्लांट टिश्यू जो होते हैं सपोर्टिव और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और लेस एनर्जी की उन्हें रिक्वायरमेंट होती है। एनिमल क्या करते हैं बच्चों, एनिमल टिश्यू को बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं जिसकी वजह से उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो डेड होते हैं, एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो लिविंग टिश्यूज होते हैं। अगला पॉइंट हमने देखा कि प्लांट्स में ग्रोथ सर्टेन रीजन तक ही लिमिटेड होती है, जैसे रूट एंड शूट्स या लीव्स में भी होती है। स्टेम, अगर स्टेम डेवलप छोटा प्लांट है, डेवलपिंग स्टेम है, तो उसमें भी हो, ठीक है। और एनिमल्स में ग्रोथ जो होती है यूनिफॉर्म होती है, मतलब वो डिवाइड करते रहते हैं, मतलब जैसे हमारे नए सेल डेड होंगे कुछ सेल, तो उनकी जगह नए सेल आ जाएंगे, ठीक है। और प्लांट्स के केस में हम बता सकते हैं देख के कि कौन सा सेल लिविंग है और कौन सा सेल डेड है, ठीक है बच्चों। अब प्लांट्स में टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है, सिंपल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है प्लांट्स में, लेकिन एनिमल्स में जो होते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। देखते हैं हम सबसे पहले प्लांट टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। प्लांट टिश्यू क्या करते हैं बच्चों, प्लांट टिश्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। और ये लिविंग टिश्यूज होते हैं, ठीक है। वैसे लिविंग तो ये भी होते हैं पर इसमें कुछ डेड भी होते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। डिवाइड, ये मैं दूसरे डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। और परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं बच्चों, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो परमानेंट टिश्यू ये क्या करते हैं, ये अपने डिवीजन की कैपेबिलिटी खो देते हैं, ये डिवाइड नहीं करते। ये क्या करते हैं, लूज देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड, कैपेबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है बच्चों। होता क्या है बच्चों कि जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ना बच्चों, ये परमानेंट टिश्यू पहले होते तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। होता क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ टाइम बाद, कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कुछ टाइम बाद क्या करते हैं, परमानेंट टिश्यूज में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, ये इसकी रूट है, ये इसका शूट है, ये लीव्स हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, प्लांट्स में ग्रोथ बच्चों शूट ऊपर होगी शूट में और रूट में ग्रोथ होगी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे यहाँ पे बार्क जमना शुरू होगी बच्चों, ये पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही तो होते हैं, ग्रीन कलर का प्लांट होता है, बाद में क्या होता है, ये इनमें बार्क जमना शुरू हो जाती है, बार्क बनना शुरू हो जाती है जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा। तो ये बार्क क्या करती है बच्चों, ये तो डिवाइड नहीं करती है, ठीक है। मतलब पहले ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे वो क्या कर दें, उन्होंने अपने डिवीजन की कैपेबिलिटी खो दी और वो चेंज हो गए परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। तो होते तो परमानेंट टिश्यू हैं मेरिस्टेमेटिक ही, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों हम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी खोकर परमानेंट टिश्यूज में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गई बात परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब इनके डिफरेंसेस के बारे में हम देख लेते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं बच्चों, इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एपिकल,
इंटरकैलरी और लेटरल, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और वहीं हम परमानेंट टिश्यू को सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जो हमारे सिंपल टिश्यूज होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं बच्चों, वो हम उन्हें दो पार्ट में और फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग नेचर और प्रोटेक्टिव नेचर, ठीक है। अगर वो सपोर्ट करेंगे तो वो तीन तरह के हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अगर वो प्रोटेक्टिव नेचर के हैं तो एपिडर्मिस और कॉर्क, ठीक है। और वहीं हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को जाइलम एंड फ्लोएम की कैटेगरी में रखते हैं। बच्चों ये जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं ना, ये कंडक्शन में हेल्प करते हैं। मतलब जैसे जाइलम जो होता है ये वाटर के कंडक्शन में हेल्प करेगा, और फ्लोएम क्या करेगा, ये वाटर के फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, ठीक है। जाइलम चार तरह के होते हैं, जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। इन चारों टिश्यूज में बच्चों ये जो तीन होते हैं ना, ये तो होते हैं डेड। एक जाइलम पेरेन्काइमा ही है, ये लिविंग होता है। ये आपको ध्यान रखनी है ये बात, ठीक है। और फ्लोएम में क्या होता है बच्चों, फ्लोएम में ये जो तीन हैं ये यहां पे लाइव लिविंग होते हैं, और फ्लोएम फाइबर जो होता है ये डेड होता है अकेला, ठीक है। ये तो हो गई कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। जाइलम क्या करता है, ये कंडक्शन में हेल्प करता है, वाटर कंडक्शन में और या वाटर के ट्रांसपोर्ट में, और फ्लोएम क्या करता है, हमारा फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम बच्चों बढ़ते हैं आगे और इसे डिटेल में जानते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि वो टिश्यूज होते हैं जो अपने थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई जनरल बात, ठीक है। ये बच्चों क्या होते हैं, ये अनडिफरेंशिएटेड लिविंग सेल्स होते हैं। मतलब अनडिफरेंशिएटेड का मतलब एक जैसे ही सेल होते हैं जो अपनी थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड करते हैं, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड होते हैं और लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। और बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं प्लांट, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ना बच्चों, ये प्रेजेंट होंगे प्लांट की टिप ऑफ रूट या टिप ऑफ शूट, ये शूट है बच्चों, मैंने गलती से उल्टा बोल दिया, ये शूट है और नीचे होगी इसकी रूट। तो ये ज्यादातर हमें मिलेंगे टिप ऑफ रूट एंड शूट एंड ब्रांचेस में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ब्रांचेस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहले तो हमने आप देखी थी कि कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है बच्चों। और सेल्स जो होते हैं बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ये, हाँ ये उसका एक सेल है, ठीक है। ये बच्चों कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल पास पास या कॉम्पैक्ट तरीके से ये अरेंज होते हैं, ठीक है, अरेंज होते हैं, ठीक है। और जब बच्चों ये इतने कॉम्पैक्टली प्लेस्ड होते हैं तो इनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस है ना बच्चों वो नहीं होता, विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं, ठीक है बच्चों। और इनमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, और न्यूक्लियस जो होता है बच्चों सेंटर में प्लेस होता है, इसलिए ये हम बोलते हैं इनको कि न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली प्लेस्ड होगा, ठीक है। न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट और सेंट्रली प्लेस्ड, ठीक है। न्यूक्लियस जो होगा वो प्रेजेंट होगा और सेंटर में प्लेस्ड होगा। सेल में बच्चों साइटोप्लाज्म जो होगा वो डेंस होगा, मतलब साइटोप्लाज्म होगा। और वैक्यूल्स आइदर प्रेजेंट और एब्सेंट। कहने का मतलब यह है बच्चों, वैक्यूल्स क्या करते हैं, वैक्यूल्स का फंक्शन होता है बच्चों स्टोरेज का, कुछ सब्सटेंस स्टोर करने का फंक्शन होता है वैक्यूल्स का, ठीक है। अगर बच्चों आप सभी को पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तो डिवाइड करते हैं, ये स्टोरेज तो करते नहीं है, तो वैक्यूल्स इनमें एब्सेंट होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए बाय चांस या एक्सेप्शन केस में किसी में प्रेजेंट हैं तो वो स्मॉल होंगे या रिड्यूस्ड नेचर के, ठीक है, स्मॉल होंगे और रिड्यूस्ड होंगे। अब हम देखते हैं बच्चों इनके सेल जो होते हैं ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के, ये बच्चों स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, और पॉलीगोनल शेप के भी हो सकते हैं, या फिर रेक्टेंगुलर शेप के भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनकी सेल वॉल जो होती है बच्चों वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
एक बात बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि प्लांट टिश्यूज में या प्लांट के केस में जब भी आपसे सेल वॉल के बारे में पूछे, सेल वॉल जो होती है बच्चों प्लांट्स में सेल्यूलोज से ही मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, सेल प्लांट की सेल वॉल या किसी प्लांट के किसी भी सेल की सेल वॉल ज्यादातर सेल्यूलोज से ही मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो हमने देखा कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, कॉम्पैक्टली प्लेस्ड होते हैं सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होते, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, वैक्यूल एब्सेंट होते हैं या रिड्यूस्ड नेचर के होते हैं। सेल स्फेरिकल शेप का हो सकता है, ओवल शेप का हो सकता है और पॉलीगोनल शेप का हो सकता है। ठीक है, और इनके पास थिन सेल वॉल होती है, सेल वॉल थिन होती है और सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बच्चों टाइप्स। ठीक है, 3 तरह के मैंने आपको बताए थे, एपिकल, इंटरकैलेरियन, लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल, इंटरकैलेरियन, लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल जो होता है बच्चों, एपिकल जो होता है वो प्लांट की टिप रीजन में या स्टेम के टिप में या शूट के टिप में पाया जाता है। कहने का मतलब है कि ये पाया जाएगा टिप ऑफ रूट एंड शूट। एपिकल मेरिस्टेम को याद रखिएगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, कि ये पाया जाएगा टिप ऑफ रूट या फिर शूट या स्टेम भी हम बोल सकते हैं। ये मान लीजिए हमारा कोई प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं और ये इसकी टिप है और ये लीव्स। ठीक है, या तो यहां पे पाया जाएगा या फिर रूट के टिप पर पाया जाएगा। कौन सा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, और इसको बच्चों हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्राइमरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। ये टिश्यू क्या करते हैं बच्चों, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेगा, ये इलोंगेशन में हेल्प करेगा। रूट नीचे की तरफ ग्रो करेगी और शूट ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ रूट एंड स्टेम। ठीक है, जो कि इलोंगेशन की वजह से प्लांट की लेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, क्या करेगा, एक तो पहला पॉइंट हमारा कि रूट और शूट के टिप पर पाया जाएगा, इसको हम प्राइमरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। और लास्ट पार्ट है हमारा कि ये प्लांट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है या इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट, जिसकी वजह से इलोंगेशन होगी रूट और शूट की, या फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ रूट एंड शूट, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। एक बच्चों हम एपिकल मेरिस्टेम में, आप एक बात आप ध्यान रखिए, आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई छोटा प्लांट है। ठीक है, हमने क्या किया, उसकी टिप को हम तोड़ देते हैं ऊपर से। जब हम उसकी बच्चों टिप को तोड़ देते हैं तो वो ऊपर से ग्रो नहीं करता। ठीक है, वो यहां से ग्रो नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए कोई छोटा प्लांट है, उसकी टिप को हमने, ये जो ऊपर का पोर्शन होता है, उसको तोड़ दिया, तो ये वहां से ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, वो साइड से ग्रो करना शुरू कर देगा लेकिन उस पॉइंट से ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम जो होती है बच्चों, वो करती क्या है, एपिकल मेरिस्टेम को अगर बच्चों हम रिमूव कर दें एक बार, एपिकल मेरिस्टेम को हम एक बार अगर रिमूव कर दें तो ये क्या करेगी बच्चों, ये उस पॉइंट से ग्रो करना छोड़ देती है, मतलब उस पॉइंट पे ग्रो नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम एसेंशियल होती है ग्रोथ के लिए। एक बच्चों एक्सपेरिमेंट है आपकी बुक में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम देखते हैं, चलो हमने ये 2 बीकर ली, एक बीकर और बीकर नंबर 2, बीकर नंबर 2। इसमें बच्चों ए एंड बी हमने मार्क कर लिया और इसमें वाटर को फिल कर दिया। ठीक है, अब हमने अनियन जो है वो यहाँ पे प्लेस की और इसकी रूट्स को पानी में डिप होने दिया। तो बच्चों 2 से 3 दिन बाद क्या होगा, ये रूट्स जो हैं अनियन की ग्रो करना शुरू करेंगे। ठीक है, हमने 2-3 दिन तक इन्हें ग्रो करने दिया। अब हमने अगले दिन क्या किया, 5वें दिन बी की रूट्स जो है वो काट दी। यहां से हमने बी की रूट्स को काट दिया। ठीक है, अब हमने फिर 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया। तो बच्चों हम क्या देखेंगे कि 2-3 दिन बाद इसकी रूट फिर फर्दर ग्रो नहीं करेंगी। क्यों ग्रो नहीं करेंगी, क्योंकि रूट के टिप पे क्या था बच्चों, एपिकल मेरिस्टेम, और एपिकल मेरिस्टेम को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, और एक ही रूट्स जो है बच्चों कंटिन्यूअसली ग्रो करती जाएंगी क्योंकि इसमें हमने एपिकल मेरिस्टेम को रिमूव नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए हम इसको प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं या प्राइमरी मेरिस्टेम
बी से बोलते हैं, क्योंकि एक बार अगर ये रिमूव हो गई तो फर्दर ये ग्रो नहीं करती। ठीक है, तो बच्चों ये बात हो गई एपिकल मेरिस्टम। अगला है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम में क्या होता है, ये बच्चों इंटरकैलरी मेरिस्टम ये एक तो लीफ के बेस पर या फिर इंटरनोड के बीच में प्रेजेंट होती है। मान लीजिए ये प्लांट में, ये बच्चों जहां पे लीव्स निकलती है ना प्लांट के जिस पार्ट से, उसको बोलते हैं नोड। या तो इंटरकैलरी मेरिस्टम यहां पे प्रेजेंट होगी, या फिर अगर बच्चों दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, या इंटरनोड पे में प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये क्या करती है बच्चों, इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होती है, एक तो ये लेंथ बढ़ाएगी प्लांट के ब्रांचेस की और प्लांट के ऑर्गन्स की, जैसे लीफ हो गया या फिर कोई ब्रांच हो गई, उनकी लेंथ बढ़ाने में इंटरकैलरी मेरिस्टम हेल्प करती है। और ये क्या करती है, बेंडिंग मूवमेंट में भी हेल्प करती है। ट्विग्स जो छोटी मोटी टहनियां होती हैं प्लांट की, उनके बेंडिंग मूवमेंट में भी हेल्प करती है। और इंटरकैलरी मेरिस्टम बच्चों एक और फंक्शन है ये इसका, कि अगर मान लीजिए आपने देखा होगा कि कोई फील्ड है उसमें ग्रास है, अब क्या करेंगे कैटल्स, क्या करेंगे उस ग्रास को ग्रेज कर जाते हैं तो ग्रास खत्म हो जाती है। तो प्लांट्स के पास क्या होती है बच्चों, इंटरकैलरी मेरिस्टम होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या करेगी, उसकी जो ब्रांचेस जो एनिमल्स ने ग्रेज कर ली हैं उनको वापस से ग्रो कराने में भी हेल्प करती है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, या फिर अगर हम गार्डन की अपनी घास जो है वो काट देते हैं तो कुछ टाइम बाद ग्रो कर जाती है, तो वो किस लिए होता है बच्चों, क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या करती है, उसकी ब्रांचेस या ऑर्गन्स की ब्रांचेस को वापस से ग्रो करा देती है। ठीक है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टम कहां प्रेजेंट होगी बच्चों, एक तो बेस ऑफ लीफ एंड द बेस ऑफ इंटरनोड। क्या करेगी ये, लेंथ बढ़ाएगी ऑर्गन्स एंड ब्रांचेस की प्लांट में, और रिस्पॉन्सिबल होगी बेंडिंग मूवमेंट ऑफ ट्विग्स की। ठीक है, तो ये बात हो गई इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब बात करते हैं बच्चों हम लेटरल मेरिस्टम की। लेटरल मेरिस्टम में क्या होता है बच्चों, ये क्या करती है, प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने में या डायमीटर बढ़ाने में हेल्प करती है। मान लीजिए प्लांट है तो इसकी जो मोटाई बढ़ाने में ये हेल्प करेगी लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, प्लांट के डायमीटर या ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करती है लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, ये लेटरल मेरिस्टम का मेन फंक्शन है बच्चों, ये आप ध्यान रखिएगा कि लेटरल मेरिस्टम जब भी आपसे पूछा जाए तो आप सीधा लिखोगे इसके फंक्शन में कि इंक्रीज करेगी डायमीटर एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, और इसीलिए इसको बच्चों इस टाइप की ग्रोथ को, वो ग्रोथ जो प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करती है या ग्रोथ बढ़ाती है, उसको हम बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ ये आप आगे पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो बच्चों लेटरल मेरिस्टम जो होती है ना बच्चों, ये वेस्कुलर बंडल में पाई जाती है डाइकोट स्टेम और रूट में, डाइकोट स्टेम और रूट में। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं वही प्लांट्स क्या करते हैं, ज्यादा बड़े हो जाते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन मोनोकॉट्स क्या होते हैं, मोनोकॉट्स में इतना ग्रोथ नहीं देखी जाती, मतलब वो छोटे ही होते हैं, जैसे वीट हो गया, उसमें कहां सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो उसमें लेटरल मेरिस्टम भी एब्सेंट होती है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना लेटरल मेरिस्टम एब्सेंट होती है, एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये लेटरल मेरिस्टम पाई कहां जाती है, वेस्कुलर बंडल में। लेटरल मेरिस्टम में क्या होता है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा कि ये वेस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं डाइकोट स्टेम एंड रूट। डाइकोट रूट और स्टेम के वेस्कुलर बंडल में लेटरल मेरिस्टम पाई जाती है बात। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। आगे है हमारा नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि परमानेंट टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं जो अपने डिवीजन की कैपेबिलिटी खो देते हैं। ठीक है, वो सेल जो अपने डिवीजन की कैपेबिलिटी खो देते हैं उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो अब कैरेक्टरिस्टिक में पहला पॉइंट हमारा यही है कि सेल डिवाइड नहीं करते। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि इनमें वैक्यूल प्रेजेंट हो भी सकते हैं, प्रेजेंट हो भी नहीं सकते, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। वैक्यूल या तो प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे। सेल इनमें बच्चों लिविंग भी होते हैं और डेड सेल भी होते हैं। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, दोनों तरह के सेल होते हैं, लिविंग भी होंगे और डेड सेल भी होंगे। ठीक है, जो बच्चों डेड सेल होंगे, अगर सेल डेड है तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होगा। ठीक है, अगर सेल डेड है तो न्यूक्लियस का क्या काम उसमें। और ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं बच्चों, इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
कुछ सेल्स में प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं होता। और होता क्या है बच्चों, जो सेल्स होते हैं, सेल अपने फंक्शन के हिसाब से, सेल अपने फंक्शन के हिसाब से अपना शेप गेन करते हैं। इसमें परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, उनका डेफिनेट शेप होता है जो कि उनके फंक्शन, जिस फंक्शन को वो परफॉर्म करते हैं उसके मुताबिक होता है। ठीक है, तो हैव डेफिनेट शेप रिलेटेड टू द फंक्शन दे परफॉर्म, जो उनका फंक्शन होगा उसी के हिसाब से उनका शेप होगा। जैसे हम आगे पढ़ेंगे बच्चों एरेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे हम। एरेनकाइमा क्या करते हैं बच्चों, उनमें एयर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से वो वाटर के जो प्लांट होते हैं ना, जैसे हो गया हमारा लोटस, उन्हें फ्लोट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उन सेल्स का शेप अलग होता है जिसकी वजह से वो एयर को अपने अंदर ट्रैप कर पाए, जिसकी वजह से क्या होगा, लोटस का प्लांट क्या करेगा, वाटर के ऊपर फ्लोट कर पाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई परमानेंट टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब शुरू करते हैं हम बच्चों सिंपल परमानेंट टिश्यू से। सिंपल परमानेंट टिश्यू से, सिंपल परमानेंट टिश्यू बच्चों वो टिश्यू होते हैं जो एक ही तरह के सेल से मिलके बने हुए हो और वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शन सिमिलर सेल। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल, कहने का मतलब क्या है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही तरह के सेल से मिलके बने हुए होते हैं जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो। ठीक है बच्चों, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम क्या करते हैं, सपोर्टिव नेचर के और प्रोटेक्टिव नेचर के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा सपोर्टिंग नेचर, दूसरा हमारा प्रोटेक्टिव नेचर। सपोर्टिंग नेचर में तीन तरह के हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। प्रोटेक्टिव नेचर में हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों, एपिडर्मिस एंड कोर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सिंपल परमानेंट। ठीक है, अब हम बच्चों फर्दर डिस्कस करेंगे इसे ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिव नेचर एंड प्रोटेक्टिव नेचर। ठीक है, अगला है बच्चों हमारा पैरेनकाइमा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अब हम पैरेनकाइमा से अपनी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम बच्चों अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।